तो आज की क्लास से स्टार्ट इसमें ये करते हैं आगे। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज़, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। ठीक है, कि हमें इसके बारे में कैसे पता लग सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, एक मिनट रुकना, जातक स्टोरीज के बारे में सुना है कभी आपने? पता है आपको जातक स्टोरीज क्या होती हैं? एनी आइडिया? देखो, जातक स्टोरीज ना एक ऐसी, जातक ना मतलब कथाएं होती हैं, एक ऐसी स्टोरीज होती हैं जो कि ना रिलेटेड होती हैं एक तरीके से। अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखना ये आज के बाद, जो कि बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के साथ एसोसिएटेड है। याद है मैंने आपको एक हिंट बताया था कि बुद्धा को ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे वो प्रीवियस जन्म के अंदर कोई एनिमल एनिमल फिगर थे। वो मॉरल स्टोरीज देने की कोशिश करती हैं जातक कथाएं, है ना। तो ये ऐसा माना जाता है कि बुद्धा अपने प्रीवियस बर्थ के अंदर किसी न किसी एनिमल फॉर्म के अंदर थे, और इन कहानियों से ये एक मॉरल स्टोरी देने की कोशिश करी जाती है, इंसान को कुछ समझाया जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। दीज आर जातक स्टोरीज। ठीक है, इनको जातक कथाओं को ना मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि गारंटी के साथ तो कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि इसका किसने एक एक जातक स्टोरी किसने लिखी इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसको ऐसा माना जाता है कि ऑर्डिनरी पीपल इसको कंपोज करते थे, और बाद में इसको लिखा गया। मतलब जो जातक कथाएं थी उनको, आप हिंदी में टर्म जानते हो, रचयिता, जो रचता है, जो मतलब जो बताता है, जो मतलब क्रिएट करता है, कंटेंट क्रिएट करा गया ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा। जैसे गांव के लोग थे, वो जैसे कुछ मॉरल एस्पेक्ट बताने के लिए, जैसे बूढ़े बुजुर्ग वगैरह नहीं होते, या हमसे कोई बड़ा नहीं होता तो हमें कहानियां सुनाता है, बचपन में हमें शौक होता है कहानी सुनने का, उसको सुनकर सोने का, है ना। तो उसमें एक मॉरल एस्पेक्ट छुपा रहता है। तो ये ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा कंपोज करी गई थी, बाद में इसको लिखा गया और प्रिजर्व करके रखा गया, क्योंकि ये बुद्धा की लाइफ के साथ एसोसिएटेड थी, तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा। ठीक है, अब नीचे हम लोग एक जातक कथा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे एक गरीब व्यक्ति अमीर बन जाता है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रही है कथा। द क्लेवर पुअर मैन। आवाज आ रही है ना क्लियर? एक समय की बात है भाई साहब, ये जिंदगी में इतने बार लाइन देखी ना मैंने, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम। एक समय की बात है जब एक चतुर गरीब व्यक्ति, ठीक है, एक शहर में रहता था। उसका सिर्फ एक ही रिसोर्स था, वो था कि मरे हुए चूहे वो खाता था। ठीक है, डेड रेड। ही स्टार्ट, यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो खाता भी था, एक तरीके से गुजारा करता था, लेकिन आप उसके प्रोफेशन के ऊपर भी बात कर सकते हो कि ये मरे हुए चूहे ना सप्लाई करता था एक होटल के अंदर। होटल वालों के पास कोई बिल्ली होगी, या बहुत बड़ी सारी बिल्लियाँ होंगी, तो उनको देने के लिए ये मरे हुए चूहे वहां पर लेकर जाता था और सप्लाई करता था। एक दिन की बात है, एक तूफान आता है। ठीक है, वो शहर में था, तूफान आता है एक जगह पर। राजा का जो बगीचा था, वो हर जगह तूफान आने के बाद बहुत तेज हवा चली, तो हर जगह वो टहनियाँ, पत्तियाँ, ये सब बिखरी हुई थी। ठीक है, अब वहाँ राजा के दरबार के अंदर जो गार्डनर था, उसको पता नहीं था कि वो अकेले इतना काम कैसे कर पाएगा, और राजा देखेगा तो उसे डांट पड़ेगी कि इतना सारा वो मैस जो है कैसे क्लियर कर पाएगा। इस क्लेवर पुअर मैंने ये बोला कि मैं गार्डन क्लीन करने के लिए आपके रेडी हूँ। ठीक है, लेकिन जब मैं आपका गार्डन क्लीन कर दूंगा, जो उसमें पत्तियां और जो लकड़ियां टहनियां जो बिखरी पड़ी हैं, क्या मैं उन्हें अपने साथ रख सकता हूँ? गार्डनर ने कहा ठीक है, साफ कर दो, मुझे क्या लेना देना, ये तो कहीं से उड़ उड़ कर पेड़ों से टूट टूट कर आई है, मुझे क्या लेना देना इन सब चीज़ों का, है ना। कैसे सुनने की कोशिश करना इसको आराम से, ये मतलब कहाँ कहाँ से मतलब अपना अमीर कैसे बनेगा। तो पहले इसने गार्डनर से ये बोला कि मैं हेल्प कर दूंगा अपना, इसने एक तरीके से, आप सर्विस कह लो या लेबर कह लो, अपना वो प्रोवाइड करा। और बदले में सबसे पहला इसको क्या मिला, दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस जहां पर इसने अपना लेबर दिया। और रिटर्न इसको क्या मिला, रिटर्न के अंदर इसको कुछ लकड़ियां लकड़ियां और पत्तियां मिली। वुड्स एंड लीव्स इसको रखने के लिए रेडी हो गया। ठीक है, इसने इनका गट्ठा बनाया, राउंड अप करा इसको। ठीक है, मतलब पत्तियों का। और बाद में जो चिल्ड्रन, जो उधर वो बच्चे जो खेल रहे थे, उनको बोला, खुद काम नहीं करा, देखना खुद काम नहीं करा, इसको कैसे बच्चों से उठवाया इसने जो कि वहां पर खेल रहे थे। और उनको बोला, हर एक स्टिक जब तुम प्रॉपर तरीके से, और जो पत्ती जो प्रॉपर तरीके से कलेक्ट कर कर अगर मुझे तुम दोगे, तो मैं तुम्हें मिठाई या फिर टॉफियां दूंगा।
ठीक है। अब बच्चे तो होते ही हैं लालची, और मतलब इस तरीके के कैसे काम करने के लिए वो खेलते खेलते उन्होंने बीन लिया। तो हर एक स्क्रैप जो वो वहाँ पर पड़ा हुआ था वो वहाँ पर नीटली पाइल्ड अप हो गया। और राजा के दरबार के बाहर इसने अपना जो भी लकड़ियाँ वगैरह जो पत्तियाँ थी वो बच्चों से कह के रखवा दिए, और उनको जो भी इसने बोला था, प्रॉमिस करा था, वो उसने ऑफर कर दिया। तो गार्डनर भी खुश हो गया, बच्चे भी खुश हो गए। ठीक है। इसी दौरान हुआ क्या, राजा के लिए जो खाना बनाता था, जो पॉटर, वो बाहर निकला था कि उसे कुछ फ्यूल, मतलब फ्यूल इन द सेंस, ऑब्वियसली बात है, पेट्रोल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, एंशियंट इंडिया की बुक पढ़ रहे हैं हम लोग। उसको कुछ पत्तियां, टहनियां वगैरह मतलब मिल जाए कैसे भी करके आग जलाने के लिए, ताकि वो मटके को गर्म कर सके और राजा के लिए खाना, खिचड़ी वगैरह जो भी बननी है वो बन सके। अब आप जानते हो, अभी हमने देखा कि इसके पास था वो लकड़ियां और पत्तियां सूखी जिससे आराम से आग लग सकती थी। ठीक है। जब इसने उसको ऑफर करा राजा के कुक को, तो इसको उसके लिए अच्छा खासा प्राइस मिल गया। ठीक है। वो क्योंकि परेशान हो रहा था कि जल्दी खाना बनाने का टाइम हो गया है, और अभी राजा साहब गुस्सा करेंगे कि खाना अभी तक नहीं मिला, लेकिन मैं फ्यूल का इंतजाम कर नहीं पा रहा। इसके पास था और इसने रख लिया। ठीक है। अब इसने थोड़े टाइम के बाद एक और प्लान सोचा। ये क्या करता था, जो सिटी का गेट था जहां से शहर के अंदर एंट्री एग्जिट होता था, वहां पर इसने ऐसे, आप इमेजिन कर लो कि ऐसे मटके जिसमें पानी भरा होता था, ये इसने रखना शुरू करे। इनके अंदर पानी भरा होता था सिटी के एंट्रेंस गेट के बाहर, इसने ऐसे करके बड़े सारे मटके रखना शुरू करे। ये गेट था जहाँ से शहर के अंदर एंट्री एग्जिट था। इसने इस तरीके के पॉट फुल ऑफ वाटर इसने यहाँ पर रखना शुरू करे। ठीक है। और इसने पानी ऑफर करा जो घास काटने वाले थे, लगभग 500 घास काटने वालों को, 500 ग्रास कटर्स। वो बड़े खुश हुए और इससे कहा, तुमने हमारे साथ अच्छा करा है, अगर हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकें, ठीक है, तो हमें बताना ज़रूर, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। उसने कहा, जब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी ना, मैं तुम्हें बता दूंगा। मतलब एक तरीके से समझ रहे हो ना कि एहसान मतलब चुकाने के लिए उन्होंने ऑफर कर, तो कहता कि अभी मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे लाइफ में तुम्हारी मदद चाहिए होगी तो तुम मुझे मदद दे देना। इसने दोस्ती कर ली फिर ट्रेडर्स के साथ, जो कि शहर में माल लेकर आते थे और लेकर जाते थे। ठीक है। एक दिन की बात है, ट्रेडर ने इसको बोला कि कल ना घोड़ों का व्यापार होने वाला है और घोड़ों की डील होने वाली है राजा के सामने, और 500 घोड़े इस शहर में आने वाले हैं। एक ट्रेडर दोस्त ने इसको बताया इसके। अब इसका दिमाग चला कि मैंने पानी पिलाया था 500 ग्रास कटर्स को, और उन्होंने मुझसे बोला था कि जब भी तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो बता देना। अब ग्रास कटर्स कशिश इतनी सारी घास काटते हैं, तो एक बंडल देने में उनका कुछ बिगड़ेगा तो नहीं। और 500 लोगों को पानी पिलाया था इसने। एक एक से इसने कुछ ऐसा, इस तरीके का इसने एक एक से बंडल ऐसे करके करते करते इसने ऐसे 500 बंडल इकट्ठे कर लिए। ठीक है। और हॉर्स कितने आने वाले थे, 500 हॉर्स आने वाले थे। ही सेड, प्लीज गिव मी अ बंडल ऑफ ग्रास ईच, और अपनी ग्रास मेरे सिवा किसी और को मत बेचना। अब भाई किसी को भरी गर्मी में या फिर कभी भी जब ये प्यासे होंगे तो पानी पिलाया उसने लगातार इतने दिन तक, और तुम्हारा वादा था भाई कि जब भी तुम्हें हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे बताना, तो उसने खुद क्या कर गया था, जब चाहिए होगी तब मैं अपना प्रॉमिस पूरा करवा लूंगा। वो एग्री, उन्होंने एग्री करा, और एक एक से एक एक बंडल ग्लास इकट्ठा करते करते इसके पास 500 बंडल जो घास थी वो इकट्ठी हो गई। ठीक है। अब हॉर्स उसको क्या, और उसने क्या बोला था कि अपनी घास किसी और को मत बेचना, तो हॉर्स डीलर जो था वो घास कहीं और से खरीद ही नहीं पाया। ठीक है। और इसी से इसको खरीदा, 1000 सिक्के इसको मिले। ठीक है। 1000 सिक्के इसको मिले, और ऐसे करते करते जब ये इसको सिक्के मिल गए तो ये अमीर बन गया। बात समझ में आई। हाँ जी। यहाँ पर आपको एक कुछ मॉरल आपको क्या मिला, आप बता दो जरा नॉर्मली, अगर आपको कुछ भी हिंट मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जो आपने सीखा हो। ये गरीब था ना एक, मतलब ऐसे करते 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 इसने तिकड़म जोड़ जोड़ कर अमीर बन गया। क्या सीखा आपने इससे कहानी से, मैंने क्यों पढ़वाई है जबकि हम यूपीएससी की बात डिस्कस कर रहे हैं फिर भी। कुछ नहीं, बस मैं दिमाग चलाया। वेरी गुड, वेरी गुड। कहने का मतलब क्या है, देखो, इफ यू आर बॉर्न पुअर ना, दैट इज नॉट योर मिस्टेक,
लेकिन इफ यू डाई पुअर, दैट इज योर बिगेस्ट मिस्टेक। आपको दिमाग चला कर ना, यहाँ वहाँ से तिकड़म करके अलग अलग रास्ते खोज कर आप सक्सेस पा सकते हो बहुत आसानी से। ये हमें सीखने को मिलता है इससे कि ये गरीब था लेकिन इसने दिमाग लगाया। कहते हैं ना वो कि मेहनत से सिर्फ कुछ नहीं होता। आज के ज़माने में यूपीएससी के ऊपर भी ये वाली बात लागू होती है कि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ ना स्मार्ट वर्क भी चाहिए होता है। अब ये हार्ड वर्क कितना भी करते रहता, चूहे बेचते रहता, पकड़ पकड़ के 500 चूहे, 5000 चूहे, 5 लाख चूहे इकट्ठे कर लेता, तो क्या अमीर बन जाता? इसने स्मार्ट वर्क करा। ठीक है, जैसा कि हम एनसीईआरटी में कुछ भी छोड़ते नहीं हैं, तो यहाँ पर आप देखो जरा, मुझे ये बताओ। वो ये कह रहा है लिस्ट द ऑक्यूपेशंस ऑफ द पर्सन्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। तो आपको क्या क्या ऑक्यूपेशन देखने को मिलता है? सबसे पहले तो ये क्या था शुरू में, एक लिख लेते हैं हम लोग एक एक करके ऑक्यूपेशंस को। रेड सेलर। और ऑक्यूपेशंस क्या आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर? गार्डनर। फिर उसके बाद बताओ बताओ। पॉटर। पॉटर क्या मतलब? वो किंग का पॉटर, तो एक तरीके से हम कुक कह सकते हैं उसको, या पॉटर भी करके लिख ही देते हैं। मटके कोई ना कोई तो बनाता ही होगा अगर वहां पर वर्ड मेंशन्ड है। और क्या? ग्रास कटर्स। और ट्रेडर्स। बस यही है ना? और तो कुछ नहीं रह गया? हम्म। ठीक है, डन। फॉर ईच वन ट्राई एंड डिसाइड वेदर दे वुड हैव लिव्ड ओनली इन द सिटी, ओनली इन द विलेजेस, इन बोथ सिटीज एंड विलेजेस। तो मुझे बताओ, रेड सेलर ये सिर्फ गांव में या शहर में रहेगा? अंदाजा लगाना मतलब हमें ना। ये तो खुद शहर में था, शहर जाके तो वो करता था, होटल को वो सप्लाई करता था। गार्डनर, ये दोनों जगह रह सकता है, लेकिन गार्डन अक्सर शहर में होते तो हम इसको सिटी मानेंगे। एक खाना बनाने वाला और एक मटके वाला और एक घास काटने वाला, ये सिर्फ विलेजेस के अंदर हो सकते हैं ज़्यादातर। लेकिन अब क्योंकि राजा क्या काम कर रहे हैं तो सिटी और उसमें दोनों मिल सकते हैं। और ट्रेडर्स गांव में तो नहीं मिलेंगे, ट्रेडर्स आपको सिर्फ सिटी में मिलेंगे, क्योंकि ऐसा मान लो कि गांव से कोई ट्रेडर सस्ता सामान लेकर आएगा और वो शहर में बेच देगा। मैं जानता हूँ कि इस बात का कोई मतलब नहीं था यहाँ डिस्कस कराने का, लेकिन दे रखा था तो एक बारी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि एनसीईआरटी के अंदर यार एक पेज यार मेंशन था तो उसको क्या पढ़ना है। एक बारी बस आपने आज पढ़ लिया, आज के बाद इसको कभी मत देखना। ठीक है? फर्स्ट टाइम पढ़ा है हमने और लास्ट टाइम पढ़ा है इसको। लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ प्रोफेशन हमारे बाद में हो गए, हमें पता लग गए। वी कैन यूज अदर काइंड ऑफ एविडेंस कि हमें ये पता करने के लिए कि किस तरह की जिंदगी जो थी वो बिताई जाती थी अर्ली सिटीज में। जो स्कल्पटर्स थे, सॉरी स्कल्पटर्स कौन होते हैं? मूर्ति बनाने वाले। ठीक है, वो ऐसे सीन बनाते थे, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी कलाएं, आर्ट वर्क बनाते थे जिसमें लोगों की जिंदगी को डिपिक्ट करा जाता था। शहरों में रहने वाले लोगों को, गांव में रहने वाले लोगों को, एज वेल एज जंगलों में रहने वाले लोगों को। ठीक है, बड़े सारे जो स्कल्पचर्स थे, ठीक है, मूर्तियां बनी, जो भी नकाशियां बनी, इंस्क्रिप्शंस बने जो भी, ठीक है, वो यूज करे जाते थे। उनके बड़े सारे पर्पस थे, जैसे रेलिंग्स को डेकोरेट करने के लिए। जैसे याद है सांची स्तूपा, एक तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब एक तरीके से सांची स्तूपा के वो 4 गेटवेज याद है आपको? उसमें रेलिंग्स के ऊपर कितने सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स और सीन्स बने हुए हैं, डिपेक्ट है ना। बिल्डिंग के पिलर्स, गेटवेज, इन सब को डेकोरेट करने के लिए, जो कि विजिट करेगा तो इन सब के लिए स्कल्पचर जो स्कल्पटर्स थे, उनका ये एक तरीके से आप कह सकते हो आर्ट वर्क था, उनकी उनका ये प्रोफेशन था ये सब करना। ठीक है, यहाँ पर आपको एक रिंग बेल दिखेगा अभी नेक्स्ट पेज के अंदर। ये दिल्ली के अंदर है, याद रखना। यूपी पीएससी और एमपीपीएससी और एसएससी जैसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि रिंग बेल हमें कहाँ देखने को मिलता है। एनसीईआरटी के छोटी छोटी साइडवेज इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम आती है हमारे। ठीक है, और वो कह रहा है ये हड़प्पा के ड्रेनेज सिस्टम से कैसे अलग है। तो हड़प्पा के अंदर तो नालियाँ वालियाँ थी, पहले हम ये देख लेते हैं कैसा था। ये देखो, बताओ मुझे ज़रा, ये हड़प्पा से कैसे अलग है? हड़प्पा के अंदर एक सिंगल नाली थी एक तरीके से, है ना, वहां से जहां से वो वेस्ट बहता था। यहाँ पर रिंग वेल का मतलब आप एक तरीके से समझ रहे हैं रिंग वेल कैसा है?
ये एक तरीके से टॉयलेट पॉट जैसा है कि जैसे मतलब मान लो कि यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर एक टॉयलेट बना हुआ है, जितना भी लिटर जितना भी गार्बेज है वो इसी के अंदर जाएगा, तो आराम से इसको क्लीन करना बहुत आसान है। ठीक है। जबकि जो यहाँ पर वो था, तो आपको पता होगा वो ढके हुए यहाँ पर एक वो होती थी ना, ब्रिक लगाई जाती थी इनके ऊपर हड़प्पा के अंदर, ये स्मेल्स ना आए और वो ना आए, और इनको पॉट होल्स वो मतलब क्लीन करके यहाँ पर कि आराम से ये क्लीन हो सके। याद आया? हाँ, तो ये इनकी सिग्निफिकेंस है, ये इनका पर्पस है। ठीक है। तो एक बार हम इसको मिटा देते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई आई थिंक आपको। ठीक है। और जैसे वो स्कल्पचर्स वो कह रहा था ना कि यूज़ होते थे बिल्डिंग्स वगैरह को डेकोरेट करने के लिए, तो यहाँ पर देखो ये एक स्कल्पचर है। आगे बात ये करते हैं, लेकिन ये इसको देख लो। ये सांची स्तूपा के बारे में हमने जब पढ़ा था, ये एक स्कल्पचर है सांची, जो कि एक साइट है, स्तूपा से रिलेटेड फेमस है ये। मध्य प्रदेश में आपको ये देखने को मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉल्स हैं वो दिखाई गई हैं कि किस तरह के से उनके ऊपर नकाशी करी गई है, आकृतियाँ हैं उसके ऊपर, ठीक से। और यहाँ पर देखो कितनी ज़्यादा डिटेलिंग करी गई है, देख पा रहे हो? ये सोती हुई लेडी है। ठीक है। ये कोई बैटल सीन डिपेक्ट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर कुछ गले वगैरह मिल रहे हैं लोग, यहाँ पर कोई फेस्टिवल वगैरह ऑर्गेनाइज हो रहा है तो लेडीज़ खड़ी हुई हैं। तो ये अलग अलग सारे के सारे ये सीन हैं। यहाँ पर कुछ सर रखे हुए हैं, बालकनी से कोई झांक रहा है। यहाँ पर भी देखो बालकनी से कोई झांक रहा है। ठीक है। ये पेड़ रखे हुए हैं जो कि बोधि ट्री है बुद्धा का। ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, डोंट वरी, लेकिन अभी क्योंकि सिर्फ जस्ट 6 क्लास का पढ़ रहे हैं, तो मतलब वो आपको बस ये दिखाना चाह रहा है। देखो ऊपर एक छोटा सा आपको ये देखो, ये पिकॉक भी दिखेगा, ये दिख रहा है, ये देखो पिकॉक, ये देख रहे हो? ठीक है। ये एक तरीके से एलिफेंट फिगर, ये देखो, है ना? तो ये सारी चीज़ आपको, ये देखो एक ये एक एंट्रेंस की थी स्तूपा का या किसी चीज़ का, तो ये इतनी बारीकियां, ये रेलिंग्स वगैरह बनाना, ये साइड में भी डिज़ाइंस बनी हुई हैं, इस तरफ भी, यहाँ पर भी बनी हुई हैं। फिर ये कुछ बालकनियाँ बनी हुई हैं। इतनी ज़्यादा डिटेल बारीकी मतलब क्यों बनाई गई है, क्यों डिपेक्ट करता है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर आर्ट वर्क की तारीफ हो रही है, बनाई क्यों गई ये हम हायर क्लासेस के अंदर और तमिलनाडु एनसीईआरटी के अंदर सीख लेंगे। ठीक है। तो आपको रिंग वेल दिल्ली के बारे में पता लग गया, सांची स्तूपा तो आप ऑलरेडी आप बहुत डिटेल में जानते हो। यहाँ पर तो 1% इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी गई है, आप तो बहुत कुछ जानते हो उसके बारे में, है ना? कोई डाउट तो नहीं? यहाँ तक मैं आगे बढ़ूँ, आराम से बता दो। ठीक है। बड़ी सारी जो सिटीज़ थी, ठीक है, जो कि डेवलप होना शुरू हुई 2500 साल पहले, ये बड़ी सारी महाजनपद की कैपिटल्स थी। हर महाजनपद की कैपिटल होती थी ना, याद है आपको? ठीक है। तो ये कैपिटल्स थी किसी ना किसी महाजनपद की। और ये भी हमने पढ़ा था, ये भी हमारे लिए कोई नया फैक्ट तो है नहीं कशिश, कि बड़ी बड़ी फोर्टिफिकेशन वॉल से इनको सराउंड करा जाता था, याद है ना? वो आर्मीज वगैरह, ताकि कोई और महाजनपद इन पर अटैक्स ना करते हैं ना, तो इनको सराउंड करा जाता था। बड़ी सारी सिटीज़ में होता क्या था, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक रो फाउंड करी है मटकों की, जैसे मतलब मान लो ये यहाँ पर ऐसा करके एक ये मटका रखा हुआ है, ये तो एक ऐसे एक प्रॉपर तरीके से एक रो चल रही है ऐसे, ये कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर मटके रखे गए हैं ऐसे एक प्रॉपर तरीके से। ठीक है। और वहां पर सिरेमिक रिंग्स हैं, सिरेमिक एक मटेरियल होता है, उसकी एक रिंग बनी हुई है ऐसे। ठीक है। जो कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड है, एक दूसरे के ऊपर मतलब जैसे मान लो ये ए बी सी डी, ऐसा करते करते जेड तक ये सारे ऐसे अवेलेबल है। ठीक है। इनको कहा जाता है रिंग वेल्स, ये रिंग वेल्स की बात कर रहा है जो कि हमने ऊपर देखा, ये देखो, ये रहा, ये सिरेमिक रिंग्स है, ये देखो, ये देखो रिंग 1 2 3 4 5, ऐसा करते करते ऐसे ऐसे करके ये ऐसे ऐसे करते करते बनाई गई है। ठीक है। अब यहाँ पर रिंग बेल्स का अगर आपसे पर्पस पूछे ना कोई एग्जामिनर, मतलब कहीं पर भी क्वेश्चन है, तो आप ये बोलना, इनको ऐसा माना जाता है कि दीज आर यूज्ड एज टॉयलेट्स इन सम केसेस, गटर वगैरह के लिए और गार्बेज डम्प्स के लिए। इसमें आराम से डेप्थ तक कचरा इकट्ठा हो सकता है ना, जैसे मतलब मान लो कि कचरा यहाँ से भरना शुरू हुआ, यहाँ तक जाते 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 नीचे तक भर जाएगा, और फिर नीचे से कहीं ना कहीं से कोई जगह होगी, कोई जगह होगी वहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर ये भर भी गया, चलो नीचे कोई जगह नहीं होगी, इसके बारे में तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देखो मैं कुछ कह नहीं सकता, मुझे नहीं पता, मैं झूठ क्यों बोलूँ।
ऊपर से अगर ये भरने लगा है तो ये तो हम जनरल आइडिया भी लगा सकते हैं ना, नीचे से या तो कोई जगह होगी, जैसे हड़प्पा के अंदर अगर नालियों को उठाने के लिए एक प्रॉपर तरीके से होल्स बनाए गए थे कि जब वो भर जाती थी तो साफ करने के लिए, यहाँ पर भी कुछ होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर जब ये भरती हुई दिख रही है तो इसको मतलब इतना पार्ट निकाल लो बाहर आराम से, दोबारा भरने दो उसको, है ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो मतलब जुगाड़ बनाई जाती होगी। तो यहाँ पर गार्बेज डम्प्स, ड्रेन पानी वगैरह, गटर का पानी या फिर टॉयलेट्स वगैरह के लिए इकट्ठा हो जाता था। तो एक तरीके से आप ये जान लो, आज जो हमारे कशिश वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज होते हैं ना, वेस्टर्न टॉयलेट कैसे होते हैं कि नीचे एक बड़ी सी नाली डेफिनेटली कोई ना कोई तो बनी होगी, क्योंकि जब हम फ्लश आउट करते हैं तो वो एक सिंगल मोटी ड्रेन के थ्रू नीचे जा रहा होता है कहीं पानी या लिटर, है ना। तो ये वेस्टर्न टॉयलेट का कंसेप्ट एक तरीके से आप कह सकते हो, या फिर कह सकते हो कि यहाँ से एक तरीके से इंस्पिरेशन है उसकी, क्योंकि टॉयलेट्स आप देख रहे हो ना, अगर जस्ट इसके ऊपर एक सीट लगा दी जाए, बन गया कि नहीं बन गया वेस्टर्न टॉयलेट? तो एक ही जगह वो फ्लो हो रहा है, एक ही जगह। वेस्टर्न टॉयलेट का मतलब कोई भी टॉयलेट, मतलब मान लो इंडियन टॉयलेट ही मान लो, लेकिन वो एक ही जगह तो जा रहा है ना, फैल थोड़ी ना जाता है हर जगह जाकर, किसी एक प्रॉपर जगह जाता है। अब हमें क्या पता हमारे टॉयलेट का पानी या जो लिटर होता है वो कभी दिखता है क्या रोडों पे और नाली, मतलब वो आसपास के मतलब गटरों में? नहीं ना, वो प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं तो डंप होकर नीचे जा रहा है ना। फोर्थ फ्लोर के ऊपर घर बना होता है, वॉशरूम है वहां पर, ठीक है, टॉयलेट बना हुआ है, तो वहां पर अगर कोई यूज कर रहा है टॉयलेट को तो वो जमीन के थ्रू नीचे जो नालियां बनी होती है वहां पर आता है, लेकिन एक प्रोसेस होता है ना कि वो ऐसे ट्रेवल करता हुआ आता है नीचे घर से, है ना। ये अगर हमारे घर का फोर्थ फ्लोर है, ठीक है, और ये नीचे ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ पर जो नालियाँ बनी होंगी वो वहां तक आएगा ना वो पूरा प्रॉपर। ऐसे ही यहाँ से एक इंस्पिरेशन ली गई है, आप मतलब मान सकते हो उसको। तो दिमाग देख रहे हो इंसान ने कितना लगाया उस जमाने में, ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आगे। यहाँ तक स्टोरी क्लियर ना, रिंग वेल्स की कहानी क्लियर? हमारे पास लेकिन इक्का दुक्का मतलब हार्डली कोई रिमेन्स है कि हम किसी पैलेसेस, मार्केट के बारे में या फिर ऑर्डनरी लोगों के घर के बारे में जान पाए, इसके हमारे पास रिमेन्स मटेरियल कुछ भी बचा नहीं है। ठीक है, कुछ हो सकता है कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा डिस्कवर करे जाए, दूसरे जैसे जो कि लकड़ी से बनाए गए थे, मड ब्रिक से बनाए गए थे। ये थैच मतलब समझते हो ना, झाड़ियाँ पत्तियाँ, मतलब उन सबसे जो तीलियाँ जो सीखे होती हैं, वो सरवाइव नहीं कर सके, है ना, इतने सारे सालों में वो सरवाइव नहीं कर सके। सिमिलर प्रॉब्लम जो हड़प्पा के साथ थी, है ना, कि वुडन पिलर्स अगर वहां पे यूज होते होंगे, जैसे याद है धौलावीरा के अंदर एक गेटवे मिल रखा है हमें, है ना, जिसके ऊपर वो जो लेटर्स से है ना, गुजरात के अंदर वो जो एक बड़ा सा साइन बोर्ड नहीं है जिसके ऊपर वो 10 लेटर है, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ये वो। तो ऐसा माना जाता है कि वो एंट्रेंस गेट था जिसके ऊपर कुछ सिंबल वगैरह वो लिखा गया था, है ना। लेकिन वो पिलर्स के ऊपर खड़ा होगा, साइड में लकड़ियां लग गई, जैसे ये देखो सांची का स्तूप है, जैसे ऐसे ये खड़ा है तो साइड में कुछ ऐसे पिलर्स होंगे उसके ऊपर, ये ऐसे लकड़ी के पिलर्स होंगे, और ये एक ऐसे करके साइन बोर्ड लगा होगा, है ना। लेकिन ये वुडन पिलर्स ना, वुडन पिलर्स सरवाइव नहीं कर सके, ऐसी वुड का कोई भी सामान यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सका। एक और तरीका जिससे हम सिटीज के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जो बेस्ट तरीका है वो कैसे है कि आप अकाउंट्स देखो सेलर्स के, जो कि समुद्र के रास्ते से चले आते थे यहाँ पर, ट्रैवलर्स आप मान लो, और जो ज़मीन के रास्ते से ट्रैवलर, सेलर्स भी एक तरीके से ट्रैवलर ही होते हैं, ठीक है, जो कि समुद्र के रास्ते से कहीं चले आते हैं दूसरे उसमें। उनके अकाउंट्स में उनके डिटेल, उन्होंने किसी किसी ट्रैवलर ने बहुत डिटेल अकाउंट्स लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बारीकी से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं। मैंने कुछ क्लासेस पहले आपको बताया था, अगर आप याद हो, कि ट्रैवलर्स भी हमें एक अलग से कवर करना है टॉपिक, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है प्रीलिम्स के अंदर और मेंस के अंदर भी। ट्रैवलर्स की इंपॉर्टेंस देखो ये होती है कशिश, मैंने आपको बताया था ना, जिन चीज़ों को हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ट्रैवलर्स उनके बारे में डिटेल में लिखते हैं। जैसे आप जब 12th में आओगे ना तो आप ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे इब्न बतूता, अल बिरूनी, पान के पत्ते, कोकोनट, ऐसी ऐसी बातें कर रखी हैं इन्होंने। अब हम कभी ध्यान देते हैं, हम कभी कुछ लिखने, आप क्या पान खाकर कभी लिखने बैठोगे अपनी डायरी में कि मैंने आज पान खाकर आई मैं, है ना, या फिर भाई मैंने ना आज कोकोनट देखा, नारियल। लेकिन जिसके शहर में जो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो तो चीज़ होगी ना। जैसे मान लो कबूतर बालकनी में आता है, बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ, देखना आराम से रिलेट कर लो, कि कबूतर बालकनी में आता है, हम कहाँ जाते हैं भाई, लेकिन वाइट कबूतर आता है तो भाई थोड़ा सा उसको देखने का मन कर जाता है। ब्लॉक में अगर पिकॉक आ गया तो हाँ थोड़ा सा और ज़्यादा देखने को मन कर जाता है। ये तो चलो चीज़ें कंट्री के अंदर मिलती है, मन कर जाता नहीं कर जाता वो अलग बात है। मान लो जो चीज़ हमारे देश में नहीं होती, जैसे कैंगरू, कैंगरू आ गया कल को आपकी मेरी सोसाइटी के अंदर,
भीड़ लग जाएगी उसको देखने के लिए कि वाह यार कैसे जंप कर रहा, बच्चा बिठा रखा अपने आगे पेट के अंदर, कितना यूनिक चीज़ है भाई ये। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, ये चीज़ है। अब पैरेट को देखो, पैरेट नॉर्मल अगर आए तो कितना सुंदर लगता है, मतलब वो ठीक है। अब पैरेट आपका नाम बोलने लगे बालकनी में आके, कशिश कशिश, यार आप तो रील्स बनाने लग जाओगे इंस्टाग्राम की बैठ के, ठीक है। तो हम जो चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, जिसकी हमें कदर नहीं होती, वो चीज़ें ये लोग कभी मिस नहीं करते थे, है ना। तो इसलिए डिटेल अकाउंट, इनके डिटेल अकाउंट से हमें बहुत ज़्यादा बारीकी पता लगती है। जैसे एक डिटेल अकाउंट हमें मिला है, एक अननोन ग्रीक सेलर है, उसका नाम वाम हमें कुछ नहीं पता, उसका नाम वगैरह हमें कुछ नहीं पता कि कौन है वो। उसके उसका एक अकाउंट है, उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पता लगी हैं। ये है कौन ये नहीं पता हमें, लेकिन ये ग्रीक सेलर है इतना पता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कहाँ से मिला है हमें, इसके अकाउंट कहाँ से वो हुए हैं, भरूच से, और इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। भरूच शहर को, भरूच शहर को अपनी बुक में लिखता है, ग्रीक था ना, तो नाम यूज करता है बेरी गाजा। ये याद रखना कि ये कभी भी किसी भी एग्जाम के अंदर आ सकता है आपको। बेरी गाजा इज अ टर्म यूज फॉर अ सिटी बाय अ ग्रीक सेलर ट्रैवलर वगैरह। इट इज अ नेम विच कोरिलेट्स विद विच इंडियन सिटी, तो आपको वो ऑप्शन दे देंगे। लेकिन ये सब के बारे में तो आप तब बता पाओगे जब आप मुझे ये बताओगे कि भरूच है कहाँ पर। वेयर इज भरूच, इंडिया में कहाँ पर है भरूच। कोई भी रैंडमली किसी स्टेट का कोई आइडिया। हाँ, गुजरात, ठीक है। गुजरात, पहले तो मैं इसको भूल भी सकता था, लेकिन अब मेरी बुआ रहती है यहाँ पर। अब मुझे याद है, ठीक है। कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ से ना कहानी रिलेट करके पढ़ा करो, तो आपको वो काम आएगी, क्योंकि यूपीएससी के अंदर इतना कंटेंट है, होशियार होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ बना लिया करो कहानी। द स्टोरी ऑफ बैरी गाजा, तो मैंने आपको क्या बताया कि बैरी गाजा का जब भी आए टर्म तो आप याद रखना भरूच, यहाँ पर बात हो रही है इसी की, भरूच, भरूच की, ठीक है। अब गुजरात है तो यहाँ पर गल्फ ऑफ खंबत है ना, यहाँ पर गल्फ है, इसके बारे में मेंशन करते हैं, दिस गल्फ इज वेरी नैरो एट बेरी गाजा, और बहुत डिफिकल्ट है इसको नेविगेट करना जो समुद्र के रास्ते से आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर समुद्र के रास्ते से शिप्स को लेकर वही पर्सन आ सकता है, ये मतलब एक अननोन ग्रीक ट्रैवलर बोला, हमें नहीं पता उसका नाम क्या कौन है, उसके रिटर्न अकाउंट से हमें ये चीजें पता लगी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितनी यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो देखने की कोशिश करना। यहाँ पर शिप्स वो कहता है कि सिर्फ ना एक स्किलफुल और एक एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन ही यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, जिसको राजा ने एम्प्लॉय कर रखा हो, क्योंकि सामान है वहां पर इंपॉर्टेंट। अब ये सामान आ कहाँ से रहा है, ये सामान डेफिनेटली बात है कि भैया वो ग्रीक वो है, तो ये ग्रीस से आ रहा है, ठीक है। इंपोर्ट्स कहने का मतलब ये है, सबसे पहले वो हमें ये बताएगा ग्रीस से क्या क्या आता था इंडिया के अंदर, और इंडिया में कहां पर आता था, भरूच में, गुजरात में। ये यहीं पर क्यों बता रहा है, यहां पर पोर्ट था, क्योंकि एक ऐसा मान सकते हैं ना, पोर्ट था। और डेफिनेटली ये मान क्या सकते हैं, समुद्र के रास्ते से अब दिल्ली में तो आ नहीं जाएगा भाई उड़कर, प्लेन तो चलते नहीं थे उस टाइम पे, है ना। तो ये यहां पर आ रहा है। लेकिन एक चीज याद रखना, अब वो लोथल जगह थी कि नहीं पता, ये हमें नहीं पता, क्योंकि यार लोथल वोथल की हस्ती तो बहुत पहले मिट चुकी है, वो हड़प्पा के बहुत आगे निकल आए हैं हम लोग, है ना, समझ रहे हो ना। हड़प्पा हमने तीसरे चैप्टर में कंप्लीट करा था, ये हमारा 8वां चैप्टर है, ठीक है। तो वो बताएगा हमें कि ग्रीस से क्या क्या चीजें इंपोर्ट होती थी इंडिया के अंदर। बैरी गाजा में क्या क्या आता था, मतलब भरूच में क्या क्या आता था, वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपैस। ये कोरल आपको याद है, कोरल रीफ्स के बारे में मैंने आपको बताया था, समुद्र के अंदर वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। ये चीज, कपड़ा, सोना, सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के, सिल्वर कॉइन्स एंड गोल्ड कॉइन्स। यहां से जाता क्या क्या था, यहां से जो सामान जाता था वो था, कुछ पौधे जाते थे हिमालय से जो कि जड़ी बूटी के तौर पर यूज करे जाते होंगे। आइवरी, व्हाट इज आइवरी कशिश, व्हाट इज आइवरी, भूल गए।
हाथी हाथी दांत, एलिफेंट की जो सूंड के बाहर जो दांत लंबा सा लगा रहता है ना, थोड़ा सा कर वो कर उसको आइवरी, वो उसको आइवरी बोलते हैं ना। एजेट एक पत्थर होता है। कार्नी लाइन याद है हड़प्पा में, ये हमने पढ़ा था ये। आई थिंक रेड रेड होता है ना, रेड स्टोन, कार्नी लाइन। हाँ हाँ हाँ। कॉटन, सिल्क और परफ्यूम्स जाते थे यहाँ से। तो ये याद रखना कि देखो इतना क्रूएल यूपीएससी नहीं है कि यहाँ से निकाल निकाल के ऐसा पूछेगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस ज़माने में आपने एग्ज़ाम देना है 2024 2025, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये चीज़ आएंगी कि नहीं आएगी। लेकिन फैक्चुअल एग्जाम्स लाइक एसएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, उसके अंदर ये चीज़ें पूछी जा सकती है कि ग्रीस से क्या क्या चीज़ें इनमें से आती थी, क्या क्या नहीं आती थी। अब पर्सन कंफ्यूज एग्जाम में बैठा, यार मुझे कैसे पता इतनी सारी कंट्रीज थी एशियंट इंडिया में, ग्रीस से क्या क्या आता था क्या नहीं आता था। आप आइडियोलॉजी पकड़ने की कोशिश करो एग्जामिनर की, आप एग्जामिनर की वो क्रक्स निकालने की कोशिश करो कि वो एनसीईआरटी से पूछ रहा है, तो डेफिनेटली वो मटेरियल सबके पास अवेलेबल होगा। यहाँ पर आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी बहुत काम आती है कि है 6 क्लास की एनसीईआरटी, लेकिन इस पर अगर आपको जितना डिटेल में जैसे हम पढ़ रहे हैं, किसी ने नहीं पढ़ा तो वो नहीं कर पाएगा कि ग्रीस से क्या क्या सामान आता था क्या नहीं आता। ये तो किसी स्टैंडर्ड बुक पूनम दलाल भैया या कोई भी मार्केट में जो बुक अवेलेबल है उसमें भी नहीं दे रखा होता है ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर एक ही बार के अंदर उसने एक पॉइंट यूज़ करा, उसने आपको इम्पोर्ट बता दिए, दूसरा पॉइंट उसने यूज़ करा, उसने आपको एक्सपोर्ट बता दिए, सारे मटेरियल आ गए यहाँ पर। कल को आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी हो कि एशियंट इंडिया में ट्रेडिंग या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा होता था, मटेरियल्स क्या क्या आते थे, तो आपके पास कुछ तो कंटेंट होगा इस पैराग्राफ से लिखने के लिए कि ग्रीस से लिख सकती हूँ मैंने पढ़ा था, आप ये कह सकते हो कि ग्रीस से लिख कर आ जाऊंगी मैं, है ना। तो ये है राजा के लिए। वो बोल रहा है जब भरूच में जब सामान आता था तो जो मर्चेंट्स होते थे, जो व्यापारी होते थे, वो राजा के लिए स्पेशल गिफ्ट्स लेकर आते थे। ठीक है। अब स्पेशल गिफ्ट्स में क्या था, चांदी से बने हुए कुछ मटके, कटोरे, वेसल्स वगैरह। ठीक है। गा, गाना गाने वाले लौंडे। ठीक है। ये मेरे काम की चीज़, सुंदर सुंदर औरतें। ठीक है। फाइन वाइन्स और फाइन क्लोथ। ठीक है, फाइन वाइन्स और फाइन क्लोथ।